दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म्स विद हिमांशु में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी इतिहास पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है और आज हमारा 10वां वीडियो है। यानी हम 9 साल के पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं इतिहास के, आज 10वीं वीडियो है। तो आज कंप्लीट 10 साल के पीवाईक्यू हो जाएंगे और कल से हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा कह रहा है कि रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव हमको करना है। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन तीसरा देखें, एक सेकेंड, ऑप्शन अगर तीसरा देखें कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो आप इस कमीशन में देखेंगे कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 29 में। ठीक है, और जो अपना रोलेट एक्ट था ये कब आया था? जिसकी सिफारिश 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि साइमन कमीशन और रोलेट एक्ट के बीच में काफ़ी अंतर है, मतलब समय पीरियड का, तो ये तो हो ही नहीं सकता 7 साल में। अगर हम तीसरा ऑप्शन काटेंगे तो ये और ये चले गए, बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन एक तो सही हो गया अपने आप। ऑप्शन बी पर अगर हम जाते हैं तो कहता है कि रोल्ड सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो ये एकदम सही बात है कि गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध करने का प्रयास किया था। और गांधी जी ने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का भी आह्वान तथा सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में ही किया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक था या थे? तो दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने, एक सेकेंड, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने मतलब धन निकासन संबंधी सिद्धांत भी दिया था। और दूसरे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो इन्होंने भी इस बारे में मतलब लिखा था। ठीक है, और तीसरे हैं आर सी दत्त, जिन्हें हम सर सुब्रमण्यम अय्यर कहते हैं। तो इन्होंने, ये भारतीय वकील थे, तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो ये तीनों के तीनों लोगों ने आर्थिक आलोचना की थी। ठीक है, तो जो दादा भाई नेहरू थे, इन्होंने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब में ये विवरण दिया था। हमने ये पढ़ा ही है तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों, अगर हम आर.सी. दत्त की बात करें तो इनकी किताब का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन तीनों ने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक के आलोचक थे, मतलब आलोचना इन्होंने की थी। तो ये इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन, इवेजन की वकालत की थी। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और तीसरा कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। ठीक है, तो आप अगर सोचेंगे कि पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि अलग से
इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंजन की वकालत की थी। तो ये कैसे हो सकता, कभी ये कह ही नहीं सकता कि वो वकालत करे, कहे कि ये सही है, ऐसा कुछ। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये यहाँ यहाँ से गलत हो गया। और अगर हम ऑप्शन 3 की बात कहें कि इसने कहा कि इसने अल्पसंख्यकों दलित के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस के भीतर ही हुई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन जो था अक्टूबर 1934 में डॉक्टर शंपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। ठीक है। और बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस ने इस सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन दिया था, लेकिन वो सदस्य नहीं बने थे। ठीक है। अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की बात करें तो जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, आचार्य नरेंद्र देव हुए, अशोक मेहता हुए, अच्युत पटवर्धन हुए, लोहिया जी हुए, तो ये सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र, तो कौन मतलब सही सुमेलित है। तो पहला कह रहे हैं चंपकम चंपकम मध्य भारत, दुर्गर जम्मू, और कुलुलुत कुलुत मालवार। ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं यह। तो देखिए, ये शहर, पुराने शहर के नाम और वर्तमान शहरों के नाम से हर बार प्रश्न पूछता है। लगभग पिछली बार भी इसने पूछा था, हमने 14 या वो 16 वाले में डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये पूछता है। तो पहला जो है, पहला ये गलत है। एक सेकेंड, पहला गलत है, ये मध्य भारत नहीं है। वर्तमान में हिमाचल का जो चंबा क्षेत्र है उसको ये बोलते हैं चंपकम। ठीक है। दूसरा हमारा सही है, दुर्गर जो है दुर्गर जम्मू के वही बोलते हैं। और कुलुत मालवार नहीं, कुलुत वर्तमान हिमाचल का ही कुल्लू क्षेत्र है। ठीक है। तो उसका पहले नाम क्या था, कुलुत था। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया बी, केवल दो। ठीक है। तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है, 2020 में भी पूछा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है। और आपको ये बताएं कि ये प्रश्न रिपीट है। ये 2015 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया था। ठीक है। तो ये प्रश्न रिपीट है। तो अवंती, गांधार, कौशल और मगध, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो कौन, किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो पहला ऑप्शन है अवंती। ठीक है। दूसरा है गांधार। तो आप खुद सोचिए, गांधार कहाँ है, वर्तमान अफगानिस्तान में। तो बुद्ध कभी नहीं वहाँ गए, तो ना संबंध था डायरेक्ट। तो दूसरा कैंसिल हो गया, तो दूसरा कटा, तो ये दो चले गए। ठीक है। कौशल था, मगध था, और अवंती भी नहीं था। ठीक है, अवंती में भी बुद्ध कभी नहीं गए। ठीक है। तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, 3 और 4। देखिए, हम गांधार को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ, सोच सकते हैं अफगानिस्तान में था, तो यहाँ तो बुद्ध कभी गए ही नहीं होंगे। तो अगर हम करेंगे ना, इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए दो दो जहाँ है तो इसमें उसमें है, कट जाएगा, तो हम 50-50% पे आ जाएंगे। थोड़ा अगर सोचेंगे तो अवंती भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्ध अवंती भी नहीं गए थे डायरेक्ट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। और ये प्रश्न रिपीटेड है, 2014 में ये पूछा गया था। अगला है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को हमको चुनना है। अब देखिए, इसके ऑप्शन 2 पे जाइए। कह रहा है कि इस क्षेत्र में स्थापत्य में गुंबद बनना शुरू हुआ, और हमने अच्छे से पढ़ा है कि गुंबद, देखिए हम एक गुंबद पढ़ते हैं खिलजियों के समय का, जो जो हम पढ़ते नहीं है, सबसे विश्व सबसे सुंदर गुंबद, या मतलब पूरा एकदम कहते हैं ना, परिष्कृत गुंबद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजे में।
तो गुंबद निर्माण तो पहले शुरू हो गया था, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा दूसरा। तो ये बाबर के आने से पहले गुंबद निर्माण था, तो दो यहाँ जहाँ है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो पहला कह रहा है कि उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत की, और हमने पढ़ा है कि बारूद की उपयोग की, बारूद जो था उसका जो उसकी शुरुआत थी ये पहले से ही हो चुकी थी। ठीक है, ये बाबर के आने से पहले नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी हमारा गलत है। हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सही है तीसरा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? केवल बी। ठीक है, बारूद का प्रयोग तो पहले हो चुका था दक्षिण में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वगैरह में। तो ये हमारा गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट हम बता ही देते हैं कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने जो नमक का कानून जो तोड़ने वाला था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तंजौर तट पर इसकी मतलब इसका मतलब नेतृत्व किया था। ठीक है, और एक जो मालाबार तट है वहाँ पे के कर्ण थे। ठीक है, तो ये फेमस थे। और जो बी ओ चिदम्बरम पिल्लई हैं, इनको हमने स्वदेशी आंदोलन में पढ़ा था पिछले दो तीन, शायद 2 या 3 क्लास पहले, कि चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, और तो हम जान ही रहे हैं। और के कामराज तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ थी उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? बी है। और नमक तोड़ो आंदोलन तो हम जान ही रहे हैं कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक की यात्रा की थी, और दांडी पहुंचने पर उन्होंने नमक दमनकारी नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? देखिए, ये फिर से कहाँ से आ गया प्रश्न? कहाँ से आ गया? विजयनगर से। हम लोग हमने कई बार डिस्कस किया, और हम लगातार देख भी रहे हैं पीवाईक्यू में कि आईएएस जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में विजयनगर से हमेशा प्रश्न आ रहा है। तो हमको विजयनगर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और कृष्णा नदी की बात है और ये सब, तो ये हरिहर प्रथम, हम लोग जान ही रहे हैं विजयनगर के एक राजा थे, तो जाहिर सी बात है यही उस आंसर है, हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम ने ही मतलब क्या 1336 में विजयनगर इन अपने भाई के साथ, बुक्का के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम्पी राज्य को इन्होंने विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा नदी, मतलब हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, और जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और इसका आंसर क्या है? सी, हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। हाँ, सरोजनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ये यहाँ है। दूसरा ऑप्शन सही है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, और ये तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जो 1887 में मद्रास में हुआ था। और पहले अगर हम ईसाई की बात करें तो भूमेश चंद्र बनर्जी बने थे 85 में बम्बई
फारसी दादा भाई नेरोजी बने थे 86 में कलकत्ता में। और हिंदू बने थे बी आनंद चार्लू 1891 में। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा ऑप्शन दो विकल्प सही है, यानी बी विकल्प हमारा आंसर है। अगला है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि मतलब कैबिनेट मिशन हम लोग पढ़ी ना 1946 में आया था। एक सेकंड, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, हमने तो पढ़ा ही है। ठीक है, 3 सदस्यीय पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और इनका उद्देश्य भी हम लोग जान ही रहे हैं, संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना। तो हम पहले विकल्प पे आते हैं कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा कह रहा है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। ठीक है, तो अगर हम पहला विकल्प देखें कि इसने भारतीय एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, तो ये विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो इससे इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक, और तीसरा वाला भी, ये जब अगर दूसरा गलत है तो ये चला ही गया हमारा, और पहला सही हो गया तो कोई नहीं भी नहीं हो सकता। अब तीसरा कह रहा है इसने आईसीएस में अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ऐसा भी कुछ नहीं था। आंसर क्या हमारा है, एक आंसर, क्योंकि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करना। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर ये था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया। ठीक है, अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया। 2000 इसमें से हर इन ऑप्शन में से कहीं 2020 में भी प्रश्न बना, 2016 में भी प्रश्न बना, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो भारतीय कला के पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में किसमें सबसे पहले निर्माण अगर हुआ की हम बात करें, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर है बी। एक सेकंड, इसका आंसर है बी, धौली स्थित सेलकृत हाथी। ठीक है, जो सबसे पुराना है, क्योंकि ये लगभग 272 से 231 ईसा पूर्व और अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका विकल्प क्या है, आंसर बी है। ठीक है, बाकियों का निर्माण इसके बाद में हुआ था। तो पीवाईक्यू पे बहुत विशेष जोर दें, क्योंकि प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, उसी के थीम लाइन के अगल बगल ही हर बार यूपीएससी प्रश्न पूछता है। अगला हमारा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कह रहा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। एक सेकेंड, सामंती व्यवस्था के लिए ये अनिवार्य तत्व नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही बात है। तीसरा कह रहा है सामंत तथा उसके अधिपति के भी स्वामी दास का संबंध बनना, ये भी सही बात है। पहला विकल्प हमारा गलत है। आंसर क्या हुआ, 2 और 3। ठीक है, अगर हम सामंतवाद की बात करें तो 16वीं मतलब क्या हुआ कि भारत में गुप्त काल से मुगल काल तक सामंतवादी व्यवस्था चलती रही। ठीक है, तो और भूमि अनुदान की शुरुआत से यह प्रणाली धीरे धीरे विकसित हुई। और भारत में भूमि अनुदान का सबसे पुराना अगर अभिलेखी हम साहित्य की रिकॉर्ड की बात करें अभिलेखी, तो सबसे पहले हमको मिलता है शातवाहन अभिलेख में, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि हमारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो हम जान ही रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन था वो कब हुआ, 1907 में। ठीक है, हुआ, क्यों हुआ, किस समय हुआ, 1907 में हुआ। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में है, असहयोग आंदोलन 20 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के 31 के आसपास है। तो आंसर क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन।
और ये हुआ इसलिए था क्योंकि उग्रवादी और जो नरमपंथी थे एक दूसरे नरम जो गरम दल के लोग थे वो नरम दल की कार्य प्रणालियों से बहुत खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन हो पूरे भारत में मतलब हो। लेकिन जो गरम दल के थे वो कह रहे थे कि सिर्फ बंगाल क्षेत्र में ही इसको सीमित रहना चाहिए। तो क्या हुआ 1907 में ये मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया। और गरम दल के सदस्य कौन थे? लाल बाल पाल हम जान ही रहे हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये गरम दल के थे। और नरम दल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता वगैरह। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस दिया गया है? तो जिस समय ये प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका आंसर क्या रहा होगा? उड़िया। ठीक है, उड़िया है। अब वर्तमान में तो शायद 11 भाषाएं हो गई हैं, 11 या 13 भाषाएं हैं, ये थोड़ा देख लीजिएगा, करंट मुझे एग्जैक्ट भी नंबर याद नहीं है। तो ये उस समय उड़िया भाषा था। और ये संस्कृत मंत्रालय जो है वो शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हाथ शिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊन पर ठप्पे या ब्लॉक से की गई चित्रकारी, या उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पे हाथ से की गई चित्रकारी। तो इसका आंसर ये है, ये दक्षिण भारत में खास तौर पे ये आंध्र प्रदेश में भारत में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई ये चित्रकारी होती है। तो इसे ही हम बोलते हैं कि कलमकारी चित्रकारी। ठीक है, तो ये हाथ से रंगा जाता है, एक ब्लॉक होता है उसमें रंगों से भरा जाता है, इसमें केवल प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो समाप्त। हमने आज मतलब ये हमारे 10 साल के पीवाई के इतिहास के हो चुके हैं। कल से हम नई सीरीज शुरू करेंगे और जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।